दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दर्शन और प्रिया के नाम। मैं काफ़ी देर से सड़क पर खड़ी दर्शन का इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे जल्दी पहुंचने को कहा था, लेकिन काफ़ी वक्त बीत चुका था और वो अब तक नहीं आया था। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। उसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब उसे मेरे जिस्म की चाह होती थी तो वो तुरंत मेरे पास आकर मुझे छूने की कोशिश करता था, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो वो कहीं नहीं होता था। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था और आज मैंने ठान लिया था कि घर जाकर अंकल से उसकी शिकायत ज़रूर करूँगी। बिना वजह मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी, पर मुझे मालूम था कि ये गुस्सा सिर्फ उसके पीछे ही है। जैसे ही वो सामने आएगा मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा, क्योंकि वो एकदम से अपनी टोन बदल लेता था और मुझे हमेशा डर लगता था। वो पागलपन की हद तक जुनूनी था और ऐसे लोग कैसे होते हैं मुझे इसका अच्छे से पता था। मेरे माँ बाप भी मुझे यही कहते थे कि वो तुम्हारा मंगेतर है, सिर्फ मंगनी हुई है तो क्या हुआ, इसे सिर्फ मंगनी मत समझो, सच में वो तुम्हारा पति बन चुका है। हम लोगों में जबान की बहुत कीमत होती है। एक बार जबान दे दी तो मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी जबान से फिर नहीं सकते। और तुम्हारी मंगनी हम कर चुके हैं, बड़ों के सामने जबान दे चुके हैं। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दर्शन ही तुम्हारा पति बनेगा। तो उसे अपना पति मान कर ही चलो और तुम्हें उसके सारे हुक्म भी मानना पड़ेंगे। और मैं हमेशा उसकी ही सुनती थी। मेरी निगाहों के सामने वो मंजर घूमने लगे जब दर्शन ने मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी पहनाई थी। उसकी आंखों में उस वक्त हजारों दिए जगमगा रहे थे और दर्शन को पाकर मैं भी बहुत खुश थी। दर्शन को पाकर तो कोई भी लड़की अपने आप को खुशकिस्मत समझती, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत कि किसी का भी दिल धड़का सकता था। और मेरे बारे में दर्शन का भी यही ख्याल था। उसका कहना था, तुम्हारे जैसी खूबसूरत मासूम लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। तभी तो अपने से 2 साल होते हुए भी मैंने तुमसे मंगनी की है। हम दोनों का बचपन एक साथ खेल कर गुजरा था। मेरे पापा और दर्शन के पापा बचपन के दोस्त थे और गांव से साथ ही शहर काम के इरादे से आए थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे पापा और दर्शन के पापा का कारोबार जम गया था और बाद में उन्होंने अपनी अपनी फैमिली को भी बुला लिया था। शुरू में बजट अच्छा नहीं था तो उन लोगों ने सिर्फ एक ही मकान खरीदा था और उसी में दोनों फैमिली मिलजुल कर रहने लगी थी। लेकिन बाद में दोनों की ट्यूनिंग ऐसी मिली कि दोनों फैमिली एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार ही नहीं थी और इस तरह एक ही मकान में मेरी और दर्शन की फैमिली खुशी खुशी रहने लगी थी। शुरू से ही दोनों फैमिली के बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए मेरे और दर्शन के बीच अच्छी दोस्ती होती गई, लेकिन धीरे धीरे कब दर्शन की नज़र मेरे लिए बदलने लगी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। दर्शन शुरू से ही जिद्दी और जुनूनी टाइप का लड़का था। अगर जिद पर आ जाता तो अपनी जिद को पूरा करके ही रहता था और उसने अपनी जिद और जुनून में मुझे हासिल कर लिया था। हम दोनों की मंगनी हो गई थी। एक कार मेरे बेहद करीब से होकर गुजरी तो मैं होश की दुनिया में वापस लौट आई थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मुझे दर्शन पर गुस्सा आने लगा था। मैंने उसे घर पर कहा भी था कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ, आराम से कैब करके वापस आ जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और अपने ऑफिस से मुझे लेने आ रहा था। फ़ोन पर उसकी जो टोन थी वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और यही बात मेरा दम सुखा रही थी। मुझे लग रहा था शायद वो मुझे सज़ा दे रहा है। मैंने अपनी दोस्त को अलविदा कहा और बाहर आ गई थी। अब बार बार दोस्त की दहलीज पर वापस जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दर्शन ने फ़ोन करके यही कहा था कि तुम बाहर आ जाओ, मैं कुछ ही मिनटों में आने वाला हूँ, लेकिन मुझे बाहर खड़े आधा घंटा हो चुका था और वो कहीं भी नहीं आया था। करीब 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी थी और मैंने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसने मुझे झटके से अपनी गाड़ी में बिठा लिया और तेज़ी से घर की ओर बढ़ गया। मेरे हाथ पांव बुरी तरह फूल चुके थे। मैं उसकी ओर देखकर घबराकर बोली, दर्शन देखो मेरी बात सुनो। मगर अचानक ही उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, चुप हो जाओ प्रिया, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें यहीं उतार दूंगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपनी किसी भी दोस्त के घर नहीं जाओगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता आखिर घर में कौन से कांटे लगे हैं जो तुम घर में नहीं ठहर सकती? आवारा लड़कियों की तरह घूमने में क्यों मज़ा आता है तुम्हें? मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ये शख्स हमेशा मेरे साथ ऐसी ही बदसलूकी करता था। मेरी कोई भी बात नहीं सुनता था, बस अपनी ही सुनाता था।
मैंने आंसुओं भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया तो उसने मेरी तरफ देखकर गाड़ी एक तरफ लगाई और मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, देखो प्रिया मेरी जान, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश तो करो। मुझे पसंद नहीं कि तुम घर से बाहर जाओ, बस मुझसे बातें करो। तुम मेरी बाहों में रहो, मेरे बेकरार दिल को सुकून पहुँचाओ। कहते कहते वो मदहोश होने लगा था और मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। मैंने कहा, उतर आए ना पटरी से। तुम लड़के इतनी जल्दी पटरी से कैसे उतर आते हो कि सारी हदें पार कर जाते हो? हद में रहकर बात किया करो मुझसे। पत्नी नहीं हूँ तुम्हारी, मंगेतर हूँ। मुझे नाराज होते देख वो फौरन ही लाइन पर आ गया था। कहने लगा, अच्छा बाबा, मेरे कहने का मतलब था तुम किसी और के पास जाती हो या फिर किसी लड़की से भी बात करती हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम क्यों मेरी हालत नहीं समझती हो? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मैं सिर्फ उसकी ही पाबंद थी? क्या मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं थी? मैं कुछ जवाब देती इससे पहले ही वो मेरे होंठों पर झुक गया। मेरी सांसें रुकने के करीब आ गई थीं। मैं हाथ पैर मारती रही, तब तक वो अपने मन की कर चुका था। अपनी मनमानी करके पीछे हटा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि उसके चेहरे को नोच लूं, जो मेरा सुकून बर्बाद करके ऐसे ही मुस्कुराता था। इसमें कोई शक नहीं था कि दर्शन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता तो वह मेरे साथ शरारत करने से बाज नहीं आता था। और अब भी वो मेरे होंठों पर शरारत कर गया था और मैं बेबसी से उसे देखकर रह गई थी। मैं उस पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे गुस्से से ज़्यादा दर्शन को गुस्सा आता था और वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही जुनूनी हो जाता था। इसीलिए मैं चुप हो जाती थी और आजकल तो दर्शन पर कुछ ज़्यादा ही खुमारी चढ़ी हुई थी। पिछले 2 दिन से वो जिस तरह की बातें कर रहा था वो सुनकर मेरी जान पर बन आई थी। ऐसी ऐसी रोमांटिक बातें करता कि मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता। अब भी वो मेरी ओर देखते हुए मदहोशी भरे शब्दों में बोला, कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, मैं आज रात को आऊँगा। अगर मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद मिला तो? मैंने डरते हुए कहा, तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी शिकायत अंकल से लगा दूंगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा क्या शिकायत लगाओगी मेरी? यही कि दर्शन मुझे तंग करता है, मेरे साथ रोमांस करने के लिए तड़पता है। ठीक है, जाओ लगा दो। पापा को भी पता चले कि उनका बेटा अब जवान हो गया है और जल्द से जल्द उन्हें मेरी शादी करनी चाहिए। वो बड़े ही शान से कॉलर झाड़ते हुए सीधा होकर बैठ चुका था और मुझे उसकी अदाओं पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम? वो मेरे साफ इनकार पर गुस्से से भड़क उठा और मुझे धमकाते हुए कहने लगा, फिर याद रखना, अगली सुबह तुम्हें देखना नसीब नहीं होगी। तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा जिसकी तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तड़प कर बोली, प्लीज़ दर्शन, कुछ तो ख्याल कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। कहीं गलती से कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत बदनामी होगी। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? हम बड़े हो गए हैं, तुम क्यों बच्चों जैसी हरकतें करते हो? इस तरह तन्हाई में मिलना सही नहीं है। हम दोनों का जवान खून है, अगर हम बहक गए तो बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। अचानक ही उसके माथे पर बल पड़े और वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोला, बकवास नहीं सुननी मुझे, चुप रहो। चंद पल की दूरी के बाद हम घर पहुंच गए थे। सामने ही दर्शन की माँ यानी मेरी सास खड़ी हुई थी और अपनी मम्मी को देखकर उसने उन्हें भी खूब सुनाया था कि अगर ये अब मुझे दोबारा बाहर दिखी तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। जबकि मेरी सास ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। कहने लगी, दर्शन क्यों हर वक्त मेरी बच्ची के पीछे पड़ा रहता है? और दर्शन मुँह बिगाड़ता हुआ वहाँ से चला गया था। दिन अपनी रफ्तार से गुजर चुका था और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसने कहा था कि वो रात को आएगा तो उसने आना ही था। मुझे दर्शन की ये बात कभी समझ नहीं आती थी। मैं मानती थी कि वो मेरा मंगेतर है, लेकिन शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले कुछ हदें होती हैं जिनकी इज्जत करना हर लड़के और लड़की दोनों पर ज़रूरी होता है। लेकिन दर्शन इस बात को बिल्कुल नहीं समझता था। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता, जबकि कई बार मैं उसे ये बात समझा चुकी थी कि ये गलत है। अगर हम दोनों के बीच शादी से पहले पति पत्नी का रिश्ता बन गया तो बहुत बदनामी होगी। मैं मानती हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ भी चुके हैं और हमारे माँ बाप भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार किए बैठे हैं। लेकिन शादी से पहले हदें पार करना सही नहीं है। हमें समाज में रहना है और समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। वो मुझसे 2 साल छोटा था और उसमें बहुत बचपना था, लेकिन मैं बस हालात से समझौता कर रही थी। मम्मी पापा के इस फैसले पर मैं कोई ऐतराज़ नहीं कर सकती थी।
हमारे ख़ानदान में औरत को इनकार करने की इजाज़त नहीं थी, और जिस तरह दर्शन ने पूरा घर सिर पर उठा रखा था, मुझे भी उसके आगे घुटने टेकने पड़े थे, क्योंकि मैं घर में कोई भी कलेश नहीं चाहती थी। वो जिस उम्र की दहलीज पर था, उस उम्र में लड़के का दिमाग घूम ही जाता है। लगभग सभी लड़कों के कदम डगमगा जाते हैं, और यही हाल दर्शन का भी था। कई बार मैंने उसे साफ शब्दों में समझाया था कि देखो, हम दोनों मंगेतर हैं, पति पत्नी नहीं हैं, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है, पर वो सुनता ही नहीं था। उसका रौब जमाना, उसकी आदतें सब एक बड़े आदमी जैसी थीं, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाता था। और आज जो बात उसने कही थी वो मुझे अंदर तक हिला गई थी। दरवाज़ा खुला रखना, आज मैं तुम्हारे पास ही रात बिताऊंगा। घर आकर भी मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि देखो, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। और वो हंसकर बोला था, ज़्यादा बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो, दरवाज़ा खुला रखना, मैं आ रहा हूँ। और मैं चुप हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को बहुत ही आत्मविश्वास से रखा था। अगर आज उसने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे कमरे से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी था, क्योंकि वो मर्द था, अपनी मनमानी कर सकता था, और मैं एक कमज़ोर सी लड़की थी। लेकिन अगर आज मैं उसे नहीं रोकती तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। मुझे डर इस बात का था कि अगर घर में कोई जाग गया तो क्या सोचेगा, लेकिन उसे तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अपनी पूरी शान के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। लंबा कद, चौड़ी कदकाठी, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रंगत, जिस पर हल्की लालिमा थी। कमरे में आते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया। मैं तुरंत ही उसे दूर हो गई और होश में लौटते हुए गुस्से से बोली, प्लीज़ दर्शन, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में देख लिया तो न जाने सब क्या सोचेंगे। तुम क्यों इस तरह बर्ताव कर रहे हो? देखो, कुछ ही दिन बाकी हैं, जैसे ही शादी हो जाएगी फिर अपने सारे अरमान निकाल लेना, मैं उफ तक नहीं करूँगी, अभी मुझे बख्श दो। तभी उसने मेरे नाजुक गालों पर अपनी लोहे जैसी पकड़ लेते हुए कहा, देखो प्रिया, मुझसे बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज नहीं तो कल हमारी शादी हो ही जाएगी, तो क्यों ना हम अभी एक हो जाएं। मैं अपने जज्बातों को अब और कंट्रोल नहीं कर सकता, और मुझे मेरा हक अभी चाहिए। मैं तुमसे कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर हम दोनों शादी से पहले कोई रिश्ता बना लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो तब होती जब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर तुम्हें छोड़ देता, तुमसे शादी नहीं करता। लेकिन देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पत्नी तो तुम ही मेरी बनोगी। बस तुमसे थोड़े से प्यार पाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, इनकार मत करो। ये कहकर वो मेरे करीब हुआ था और मेरे गालों पर अपने हाथ फिराने लगा। उसकी आंखों में छाई मदहोशी मेरा दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मैंने तुरंत ही उसे दूर धकेल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को तुरंत ही काबू किया। वो गर्म खून था, अगर मैं गुस्सा करती तो वो और भी बेकाबू हो जाता। इसीलिए मैं उसे प्यार से समझाने लगी। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे जज्बातों की भी कदर करती हूँ, लेकिन अगर इस वक्त तुम्हें मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। मंगेतर हूँ तुम्हारी इज्जत हूँ। जबकि दर्शन फौरन ही मेरा हाथ झटकते हुए बोला, देखो प्रिया, बकवास मत करो, सब सो चुके हैं, मैं देख कर आया हूँ। कोई भी लॉन्ज या ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं है। तुम्हारे पोर्शन में भी कोई नहीं जाग रहा और मेरे पोर्शन में भी कोई नहीं जाग रहा। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं और अब मैं तुम्हारे साथ आराम करूँगा। वो ये बोलकर अचानक ही मेरे कंबल में घुसकर लेट गया और मुझे अपने सीने से लगा लिया था, लेकिन मैं उसे उसकी मर्जी करने नहीं दे सकती थी। मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर तो नशा सवार था। अचानक मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जबकि वो हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रखकर बैठा मुझे देख रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पर हाथ उठा दूंगी, जबकि मैं खुद भी हैरान थी कि मैंने ये क्या कर दिया था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने मुझे दूर झटका और गुस्से से तनतनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था और मेरी तो जान पर बन आई थी। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आने लगी थीं। सारी ज़िंदगी मुझे उसके ही साथ गुजारनी थी, कहीं वो मुझसे इंतकाम तो नहीं लेगा। ये बातें मेरे दिमाग में आते ही मेरी जान सूखने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी देर तक मैं कमरे में ही बैठी सोचती रही और आखिर में थक हार कर रोने लगी।
मेरी बेबसी आंसुओं की शक्ल में मेरी आंखों से बह रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही और आखिर में थक कर सो गई। अगली सुबह मेरे लिए बहुत ही बुरी साबित हुई थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। सामने वो मुंह बनाकर बैठा हुआ था, जबकि डाइनिंग पर खाना उसकी बहन लगा रही थी। वरना तो ये शुरू से ही मेरा काम था। सुबह सबसे पहले उठकर मैं उसके लिए नाश्ता बनाती थी, क्योंकि जब से हमारी मंगनी हुई थी तब से दर्शन ने एक ही जिद लगा ली थी कि मैं सुबह नाश्ता प्रिया के हाथ से ही करूँगा। और हमारे बड़ों ने भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं उठाया था कि सुबह सुबह दर्शन अपने पोर्शन से हमारे पोर्शन में आ जाता और मैं उसे नाश्ता कराती थी। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं क्या करती? मैं खुद की हिफाजत करने के चक्कर में उसे नाराज़ कर बैठी थी। मैं चुपचाप उसके पास ही जाकर बैठ गई, जबकि मेरे बैठते ही वो आधा अधूरा नाश्ता छोड़कर ही घर से बाहर चला गया। काफ़ी देर तक मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रही। उसकी बहन शायद चाय लेने गई थी। जब वो बाहर आई तो नाराज़गी से बोली, भाभी, भाई कहाँ गए? मैंने बाहर की तरफ इशारा कर दिया, जबकि वो रूठे हुए अंदाज में बोली, अच्छी भली मैं सो रही थी, आकर मुझे उठाया कि नाश्ता दे दो, और अब दे रही हूँ तो साहब बाहर चले गए। आज तो उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। वैसे क्या आप दोनों के बीच कोई लड़ाई वगैरह हुई है? जबकि मैं फ़ौरन ही झेप गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घर वालों को फ़ौरन ही पता चल जाएगा। मैंने फ़ौरन ही ना में सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने तुमसे कह दिया होगा। चलो उसके बदले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। जबकि वो इनकार करते हुए अपने कमरे में चली गई कि नहीं, अभी मुझे और सोना है। और मैंने भी उस पर जोर नहीं दिया था, क्योंकि मेरा खुद का मूड हद से ज़्यादा ख़राब था। सारा दिन मैं इधर उधर ही भटकती रही थी और वो घर आया ही नहीं था। उसकी माँ ने भी कई बार मुझसे पूछा था कि बेटा, तुम्हें मालूम है दर्शन कहाँ है? जबकि मैंने सबसे ही बेखबरी का इजहार कर दिया था। सबको ही मालूम था कि दर्शन मुझे टूट कर चाहता है और हर बात मुझसे ही कहता है, तो ये ज़रूरी था कि मुझे उसकी गैर मौजूदगी का भी पता हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। रात के 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ तो तब तक सब लोग सो चुके थे। बस मैं ही लॉन्ज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने दोपहर के वक्त फ़ोन करके अपनी माँ को बता दिया था कि वो काम पर चला गया है और रात को देर से घर वापस आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है। उसे घर में दाखिल होते देख मैं फ़ौरन ही खिल उठी थी। लेकिन इस बार दर्शन को मनाने के बदले मुझे उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा था। मैं अपनी मोहब्बत को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, क्योंकि मैं दर्शन से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी नाराज़गी सह नहीं सकती थी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली हूँ। मैंने तुरंत ही उसके लिए ट्रे में खाना सजाया और उसके कमरे में पहुँच गई। पूरे घर पर एक नज़र दौड़ाई। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैंने चैन की सांस ली और दर्शन का कमरा खोलकर अंदर चली गई। वो शायद शावर ले रहा था। मैं वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया। उसे देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो भी मुझे रात वाले थप्पड़ के बदले थप्पड़ न मार दे। उसने उस वक्त ब्लैक ढीली ढाली नाइट टी शर्ट और लोअर पहन रखा था और उसमें वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हुआ कि मेरे नसीब में इतना खूबसूरत मर्द है। लेकिन उसी पल मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। ये खूबसूरत मर्द बहुत ही जिद्दी और जुनूनी है। अगर ये सितमगर मेरे दिल के करीब ना होता तो मैं उसकी बात कभी भी न मानती। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में सर से लेकर पैर तक डूबी हुई थी, जबकि वो मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करके अपने बाल संवारने लगा। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दर्शन के पास आई और चुपचाप पीछे से उसे गले लगा लिया। एक पल को उसके बदन में एक झटका सा लगा था, जिसे मैंने बखूबी महसूस किया था। मैं उसके सीने से लगना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहा था। उसने धीरे से मुझे खुद से अलग किया और चुपचाप सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। मैं उसके पास ही बैठ गई और चुपचाप उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। मेरी ये खामोशी साफ इशारा थी कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अचानक ही उसने अपना खाना छोड़ दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुरंत ही होश में आई थी। मेरे होंठों पर खामोशी का ताला लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने तो सोचा था कि मैं उसे पहले समझाऊंगी कि ये गलत है, शादी से पहले हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आज मैं उसे कुछ भी कहती तो यकीनन अपना रिश्ता ख़राब कर लेती। इसीलिए मैंने खामोशी साध ली थी। उसने अपना खाना खाया और मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले गया। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी छा गई थी। मुझे डर लग रहा था,
लेकिन मैंने अपने होठों से एक आह भी नहीं निकाली थी। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी थी, जिससे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो आज सारी हदें पार कर जाएगा। उसने उस रात मुझसे अपने सारे हक ले लिए थे। मैंने कई बार उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि अगर तुमने आज मुझे रोका तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा, और मैं दर्शन की नाराजगी सह नहीं सकती थी। धीरे धीरे दर्शन के प्यार भरे स्पर्श से मैं भी महकने लगी थी। मैंने सारी गलत सोचों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। दर्शन मेरा मंगेतर था और जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली थी, और इतना तो मुझे दर्शन के प्यार पर भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। और यूं शादी से पहले ही हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, इतने करीब कि हम दोनों के दिल की धड़कनें अब एक साथ धड़क रही थीं। सुबह 4 बजे के वक्त मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। ये सुबह मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा साबित हुई थी। मुझे उठाने के लिए दर्शन खुद आया था। उसने धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां फिराईं, जिससे मेरी आंखें फौरन ही खुल गईं। दर्शन को सामने पाकर रात के वो खूबसूरत पल मेरी आंखों के सामने लहराने लगे थे और मेरे चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे। मैंने बेख्तियार अपना सर दर्शन के सीने में छुपा लिया था। वो मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस देते हुए बोला, मेरी जान, गुड मॉर्निंग, नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। अब तो तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। रात को तुम्हारे साथ चाहत के लम्हे भी तो गुजारने हैं ना। जबकि मैं तुरंत ही उसकी बात पर नाराज हो गई थी। वो मुझे नाराज होते देख हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? लेकिन प्रिया, ये सच्चाई है। जो सुकून मुझे कल रात महसूस हुआ है, आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। चलो, मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। बार बार बहन को बोलना अच्छा नहीं लगता। जबकि मैं भी इठलाकर बोली, अगर बीबी के नखरे नहीं उठा सकते तो बीबी बनाया क्यों? जबकि वो एक बार फिर हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, फिर हम सो जाते हैं। कहते कहते वो मेरे कमल में घुसने की कोशिश करने लगा और मैं एकदम बिदक कर दूर हुई थी। अगर इस वक्त कोई भी देख लेता तो बहुत गलत हो जाना था। मैं फौरन से पहले बिस्तर से निकलकर बाथरूम में भागी थी, जबकि मुझे पीछे तक उसकी हंसी सुनाई दी थी। शावर लेते वक्त मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी। शायद मैं भी उसकी संगत पाकर बहुत खुश थी। बाहर आकर मैं उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा मोबाइल चलाने में बिजी था और उसके चेहरे पर भी एक अलग सी चमक थी। मैं भी निखरी निखरी सी नजर आ रही थी। मेरी माँ ने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगी, प्रिया, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? माँ के अचानक बोलने पर मैं चौंक गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा और फौरन ही सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही गलतफहमी हुई होगी। जबकि मैंने खुद को तुरंत ही संभाल लिया था। शायद रात दर्शन ने जो मेरे ऊपर चाहतें लुटाई थीं, उस चाहत का रंग मेरे चेहरे पर भी आ गया था। मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मंगनी हुई है, अभी शादी नहीं हुई, थोड़ा सावधानी क्या करो। भगवान न करे अगर कुछ गलत सलत हो गया तो इज्जत पर बात आ जाएगी। जबकि मैं चुप हो गई थी। माँ का अचानक इस तरह कहना मुझे डर में डाल रहा था। एकदम से मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं उन्होंने मुझे दर्शन के साथ देख तो नहीं लिया। लेकिन फिर तुरंत ही अपनी सोच को झटक दिया था, क्योंकि जब मैं दर्शन के कमरे में गई थी उस वक्त तो कोई जाग नहीं रहा था, और ख़ासकर मम्मी और मेरी सास को तो मैंने खुद देखा था। मैंने जल्दी जल्दी दर्शन के लिए नाश्ता तैयार किया और उसके पास लेकर पहुंच गई। उसने भी मेरे साथ ही बैठकर नाश्ता किया। हमारे बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक भी होती रही, जिसमें ज़्यादातर चर्चा कल रात ही का था। नाश्ता करके वो काम के लिए चला गया और मैं भी अपने कमरे में चली आई थी। मुझे अपनी मंगनी के वो हसीन दिन याद आने लगे जब मेरी और दर्शन की मंगनी हुई थी। ये मंगनी बड़ों की पसंद से हुई थी, लेकिन इसमें दर्शन का पूरा पूरा साथ था। वो मुझसे 2 साल छोटा था और मैंने शादी से तुरंत ही इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं 2 साल छोटे लड़के से शादी नहीं करूँगी। लेकिन अच्छा जाना पहचाना रिश्ता था और दर्शन अच्छा कमाता खाता था। मेरी माँ ने फ़ौरन ही मुझे डांट दिया और फिर दर्शन की माँ को रजामंदी जाहिर कर दी थी। मुझे तो मंगनी के बाद पता चला कि इसमें दर्शन की रजामंदी भी शामिल थी। वो मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मंगनी से पहले उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था कि लड़की तुमसे 2 साल बड़ी है, लेकिन दर्शन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क तो मुझे भी कोई नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं उसके सामने बिल्कुल छोटी सी लगती थी। वो लंबी चौड़ी कदकाठी वाला और बहुत ही आकर्षित मर्द था। उसके सामने तो मैं एक खूबसूरत सी गुड़िया नज़र आती थी। भगवान ने मुझे बहुत ही खूबसूरती से बनाया था। पूरे ख़ानदान में मैं सबसे हसीन लड़की थी, तभी तो मुझसे 2 साल छोटा लड़का फिदा हो गया था।
वैसे तो हम दोनों का बचपन से ही साथ था, लेकिन मंगनी के बाद उसने मेरा हर चीज़ में साथ दिया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था, मुझे बहुत प्यार दिया था, जिससे मैं फ़ौरन ही उसकी दीवानी हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से उसके जज्बात मेरे लिए बदलने लगे थे। वो बात करते करते मेरे वजूद को छूने लगा था, मुझसे सीधी सीधी बातों की बजाय रोमांटिक बातों की तरफ बढ़ने लगा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। मैं उसे समझाती कि अभी हम ये नहीं कर सकते, शादी के बाद तुम्हारा जो दिल चाहे कर लेना, मैं उफ नहीं करूँगी। लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसका कहना था कि मैं तुम्हारा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उसे बता बता कर थक गई थी कि कुछ हदें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं था। वक्त का काम है गुजरना, और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। दर्शन उस रात के बाद मेरे करीब 2 बार और आया था। हमारी इस प्यार भरी संगत में गुजरे लम्हों को आज 2 महीने हो गए थे, और मेरी तबीयत अचानक ही मुझे थोड़ी ख़राब मालूम होने लगी थी। बैठे बैठे चक्कर आने लगते थे, दिल अचानक से ही घबराने लगता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि माँ को बता देती हूँ, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गई थी कि कहीं वो उल्टा मतलब ना निकाल लें। वैसे ही मुझे अपने हालात बेहतर नहीं लग रहे थे। एक लड़की को पहले से ही पता चल जाता है जब वो इस दोराहे से गुजरने वाली होती है। अचानक ही सुबह के वक्त जब मैं मम्मी के साथ खड़ी किचन में नाश्ता बना रही थी, तब मुझे इतने जोर का चक्कर आया कि मेरी जान निकलने की कगार पर थी, और फिर मैं वहीं होश खोकर किचन में ढेर हो चुकी थी। मेरी मम्मी, दर्शन की माँ सब परेशान हो गए थे। घर में एक हड़कंप सा मच गया था। दर्शन भी भागा भागा किचन में आया था और वही मुझे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया और जो खबर दर्शन और उसकी मम्मी को दी थी, वो हम सबके होश उड़ा चुकी थी। मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या कह रही है। वो तो यही समझ रही थी कि दर्शन और मेरी शादी हो चुकी है, जबकि मेरी मम्मी और मेरी सास ने फ़ौरन ही बात संभाल ली थी। उन्होंने यही कहा कि हाँ, बच्चों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। लेकिन मेरी माँ मुझे लगातार घूरे जा रही थी। रास्ते भर मेरी सास और मम्मी की नज़रें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थीं, जबकि दर्शन के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। खुशी के रंग बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था ये सब कुछ नॉर्मल है। शादी के बाद मुझे ये खुशखबरी मिली है और उसके चेहरे पर खुशियों के रंग बिखरे हुए थे। मुझे दर्शन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था उसके चेहरे पर फैला सुकून उसका मुंह नोच कर ख़त्म कर दूं। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरी मम्मी फ़ौरन मुझे कोने से पकड़कर अपने कमरे में ले गईं, जबकि दर्शन अपनी माँ को देखकर घर से बाहर चला गया था। वैसे भी लड़कों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। असली समस्या तो लड़कियों के लिए होती है, जब वो शादी से पहले अपने मंगेतर से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं। कमरे में ले जाकर मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और गुस्से से गुर्राते हुए बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि इस चीज़ का ख्याल रखना, लेकिन तुझे समझ नहीं आई। अब देखो ये क्या हो गया है। मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे बच्चे रात के अंधेरे में ये गुल खिलाते फिर रहे हैं। जबकि मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी से क्या कहूँ। मेरी माँ वहीं सिर पकड़कर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुझे लगता है कि अब तेरे ससुराल में तेरी कोई इज्जत रहेगी? तेरी सास तुझे दिन रात ताने मारेगी कि तूने उसके बेटे के साथ शादी से पहले ही अपनी, काश कि मुझे तेरी जैसी औलाद कभी ना मिलती। मेरी माँ मुझे बद्दुआएं देकर चली गई थीं, जबकि मैं अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। मुझे दर्शन से बहुत शिकायतें थीं। मैंने उसे कितना मना किया था कि अभी हम ये सब ना करें। मुझे इसी चीज़ का डर था और वही चीज़ मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। दर्शन की माँ और मम्मी ने मिलकर हम दोनों की शादी का फैसला कर लिया था। दर्शन के पापा और मेरे पापा तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले दर्शन अपना घर और एक गाड़ी ले ले, उसके बाद ही शादी होगी। लेकिन दर्शन की मम्मी और मेरी मम्मी ने अपने अपने पतियों को इशारे में सब कुछ समझा दिया था, जबकि मैंने दर्शन से बिल्कुल ही बोलचाल बंद कर दी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उससे बात करने का। हमारी शादी बहुत ही सादगी से कर दी गई थी। मैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में विदा होकर आ गई थी। शादी वाली रात दर्शन मेरे करीब आने लगा तो मैं फ़ौरन ही उसे दूर हटकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं इस तरह अपने बड़ों को नाराज़ करके विदाई नहीं चाहती थी। दर्शन मुझे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं उसे झटक कर करवट बदल कर सोने के इरादे से लेट गई, लेकिन दर्शन को इतना चैन कहाँ था। अचानक ही उसने मेरा रुख अपनी तरफ किया और धीरे धीरे अपने प्यार की बारिश में मुझे भिगोने लगा।
मैं भी कब तक उसे नाराज रहती। कसूरवार सिर्फ दर्शन अकेला नहीं था, इस सब में मेरी भी रजामंदी शामिल थी। मैंने खामोशी साध कर अपना वजूद उसके हवाले कर दिया था, जबकि उसने मुझे बहुत ही मोहब्बत से अपनी मजबूत बाहों में सहेज लिया था। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मुझे कभी ताना नहीं दिया कि मैं शादी से पहले ही सब कुछ कर चुकी थी, बल्कि इसमें वो अपने बेटे दर्शन को ही कसूरवार मानती थीं और उसी के कान खींचे थे। दर्शन ने भी अपनी गलती अपनी माँ के सामने स्वीकार कर ली थी। खैर, दर्शन के प्यार के साथ साथ मुझे ससुराल का भी भरपूर प्यार मिला था। कुछ ही महीनों बाद भगवान ने हमें एक चांद सा बेटा दिया था, लेकिन आज जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा दिल रो पड़ता है कि काश ये सब कुछ इस तरह न हुआ होता। काश मैं अपने माँ बाप को इस तरह से नाराज न करती। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि मंगनी होते ही बच्चों को कभी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो अकेले तन्हाई में जाकर मिलें। जवान खून होता है, किस पल बहक जाए कुछ पता नहीं। माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि मंगनी के तुरंत बाद जल्द से जल्द दोनों की शादी कर देनी चाहिए, वरना बाद में बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती कि उसकी किस्मत में हमेशा साथ निभाने वाला दर्शन जैसा पति और मेरी ससुराल जैसा प्यार करने वाला ससुराल मिले। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी दर्शन और प्रिया के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। नाम आपने कपल्स में ही देने हैं। और दोस्तों, अपनी कहानी के लिए आपने थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा और मेरी नई वीडियो पर आकर मुझे रेगुलर याद दिलाना पड़ेगा कमेंट करके कि मुझे आपके नाम की स्टोरी लेकर आनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।